आज हम एक बहुत ही गहरे रहस्य पर बात करने वाले हैं जिसने फाइनेंस और टेक की दुनिया को हिला के रख दिया है। सतोशी नाकामोटो। हाँ, ये नाम जो शायद असली भी न हो। बिल्कुल। और इनके पास हैं दुनिया के सबसे ज्यादा बिटकॉइन, करीब 1.1 मिलियन। जिनकी कीमत आज मतलब लगभग 120 बिलियन डॉलर के आसपास है। सोचिए। सोचिए, ये इंसान दुनिया के टॉप 10 अमीरों में हो सकता था, लेकिन कमाल की बात यह है कि एक भी बिटकॉइन कभी खर्च नहीं किया। और 2010 के बाद से तो जैसे गायब ही हो गए, कोई अता पता नहीं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कोई इतनी इतनी बड़ी दौलत छोड़कर क्यों गायब हो जाएगा? इसे समझने के लिए मुझे लगता है हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, देखना होगा कि पैसा और ताकत का रिश्ता कैसे बदला है वक्त के साथ। हाँ, और ये समझना होगा कि बिटकॉइन जैसी चीज की जरूरत ही क्यों महसूस हुई। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी पहेली की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी पड़ताल को। सतोशी का रहस्य, पैसे का इतिहास, व्यापार का उदय और हाँ, आधुनिक बैंकिंग की समस्याएं, खासकर वो 2008 का संकट। हाँ, वो संकट एक बड़ा मोड़ था। देखते हैं इन सब का बिटकॉइन से क्या कनेक्शन है। तो सतोशी नाकामोतो, 1.1 मिलियन बिटकॉइन, 120 बिलियन डॉलर, पर कोई खर्च नहीं, कोई लेन देन नहीं। क्यों? क्या मकसद था? देखिए, कहानी दिलचस्प है। पुराने समय में चलते हैं। राजा महाराजा थे, उनका कंट्रोल किस पर था? जमीन, अनाज, मतलब सीमित संसाधन। तो अमीरी का मतलब ही था नियंत्रण रखना। बिल्कुल। फिर आए व्यापारी, उन्होंने नई चीजें बनाई, नई जरूरतें पैदा की, चाय, कॉफी, विलासिता का सामान। तो उनके पास पैसा आया, प्रभाव बढ़ा, और इसने जो पुरानी सत्ता थी राजा वाली, उसको चुनौती दी। अच्छा, तो सत्ता का संतुलन बदलने लगा। हाँ, पहले सिर्फ राजा, मंत्री, योद्धा थे। अब राजा मंत्री के साथ व्यापारी भी आ गए, व्यापार अहम हो गया। और फिर आई औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद, बड़े पैमाने पर उत्पादन। हाँ, चीजें ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगी। स्रोत में एक उदाहरण भी है, जैसे अमीर आदमी फेरारी खरीद सकता है, पर आम आदमी वो स्कूटर तो चला ही सकता है। सही बात है, मतलब पहुंच बढ़ी। और शुरू में शायद पूंजीवाद ने गरीबी कम करने में मदद भी की। हाँ, ये एक पहलू है। और इसी व्यापार और पूंजी के लेन देन से देखिए आधुनिक बैंकिंग की नींव पड़ी। कैसे? व्यापारी क्या करते थे? वो सुरक्षा या व्यापार में आसानी के बदले राजाओं को सोना उधार देते थे। अच्छा। और यही चीज आगे चलकर जटिल बैंकिंग सिस्टम बन गई। और यहीं से वो कॉन्सेप्ट आया फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का। हाँ, आंशिक आरक्षित बैंकिंग, ये थोड़ा समझाएंगे? जरूर। इसका मतलब है कि बैंक के पास जितना पैसा जमा है वो उससे कहीं ज्यादा पैसा उधार दे सकता है। मतलब अगर बैंक में 5 लाख जमा है तो वो शायद 15 लाख का लोन दे दे। हाँ, बिल्कुल। ये पूरी व्यवस्था एक तरह की मान्यता पर टिकी है कि सारे लोग एक साथ पैसा निकालने नहीं आएंगे और लोन चुका दिए जाएंगे। सही कहा। अगर सब ठीक चलता है तो बैंक्स खूब मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जब ये भरोसा टूटता है तब आता है संकट, जैसा 2008 में हुआ, वैश्विक वित्तीय संकट। हाँ, वो तो बहुत बड़ा था। अमेरिका से शुरू हुआ था शायद। बिल्कुल। बैंकों ने बहुत आसानी से होम लोन बांटे, कई बार बिना ठीक से जांच किए, जोखिम को मतलब नजरअंदाज कर दिया। और रेटिंग एजेंसियों ने भी हरी झंडी दे दी। हाँ, फिर जब लोग लोन नहीं चुका पाए तो पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा गया। अमेरिका में लाखों लोग बेघर हो गए थे, नौकरियां चली गईं। मतलब असर बहुत गहरा था। और इसने ये साफ कर दिया कि कैसे कुछ बड़े बैंकों या अमीरों की गलतियों का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो क्या यही वो वजह थी जिसने सतोशी नाकामोतो को बिटकॉइन बनाने के लिए प्रेरित किया? ये जो सिस्टम पर भरोसे की कमी थी। स्रोत तो यही इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि पैसे पर सरकारों और बैंकों का जो कंट्रोल है और उससे जो अस्थिरता पैदा होती है, उससे सतोशी नाकामोतो शायद निराश थे। तो बिटकॉइन एक तरह का जवाब था, एक ऐसी डिजिटल मुद्रा जो विकेंद्रीकृत हो। हाँ। विकेंद्रीकृत मतलब किसी एक बैंक या सरकार का कंट्रोल नहीं, नियंत्रण पूरे नेटवर्क में फैला हुआ। और इसकी सप्लाई भी सीमित रखी गई, कुल 21 मिलियन सिक्के। बिल्कुल, ताकि इसे मनमाने ढंग से छापा न जा सके। जैसे सरकारें नोट छाप देती हैं, इससे महंगाई बेकाबू नहीं होगी। लेन देन पारदर्शी पर पहचान छुपी हुई। ये कैसे? हाँ, सारे लेन देन ब्लॉकचेन पर दर्ज होते हैं, कोई भी देख सकता है, लेकिन किसने किसको भेजा ये पहचान छद्मनाम रहती है। मतलब लेन देन पता है पर असली व्यक्ति नहीं।
सीधे एक से दूसरे तक। अच्छा, हम्म लेकिन फिर गुमनामी क्यों? सतोशी ने अपनी पहचान क्यों छुपाई? शायद वो जानते थे कि वो जो बना रहे हैं वो स्थापित ताकतों के लिए एक सीधी चुनौती है। बैंक, सरकारें, वो कंपनियां जो कर्ज के सिस्टम पर चलती हैं, हाँ, वो इसे खतरे की तरह देख सकती थीं और बनाने वाले को रोकने की कोशिश करती हैं। तो गुमनाम रहकर उन्होंने शायद विचार को व्यक्ति से ऊपर रखा। हाँ, बिल्कुल, विचार को जिंदा रखना ज्यादा जरूरी समझा। और फिर वो विकीलीक्स वाला मामला हुआ, जब पेपैल, वीजा ने उन्हें बैन कर दिया। हाँ, तब विकीलीक्स ने बिटकॉइन स्वीकारना शुरू किया। ये एक बड़ा मोड़ था। सतोशी को शायद लगा होगा कि इससे बहुत जल्दी ध्यान खिंच गया है सिस्टम पर। हो सकता है। और दिसंबर 2010 में उन्होंने अपना आखिरी संदेश पोस्ट किया, कहा कि मैं अब दूसरी चीजों पर ध्यान दे रहा हूं, और बस गायब। कमाल है। तो आज स्रोत बिटकॉइन और क्रिप्टो को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, स्रोत इसे मौजूदा जो कर्ज आधारित वित्तीय प्रणाली है, उसके एक संभावित विकल्प या कहिए चुनौती के तौर पर देखते हैं। जाहिर है सरकारें तो विरोध करेंगी क्योंकि इससे उनकी ताकत कम होती है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन तर्क ये दिया जाता है कि जो विचार समय से आगे होते हैं उन्हें दबाने की कोशिश होती है, पर वो अक्सर सही समय आने पर फिर उभरते हैं और व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें, हमने सतोशी के रहस्य से शुरू किया, पैसे और ताकत के इतिहास को देखा, 2008 संकट की खामियों को समझा, और देखा कि कैसे बिटकॉइन इन सब के जवाब में एक प्रयोग की तरह उभरा। तो मुख्य बात क्या निकलती है स्रोतों से? मुख्य बात यह है कि बिटकॉइन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का एक वैचारिक प्रयास था, पारंपरिक कंट्रोल से मुक्त, जो एक संकट से पैदा हुआ। और सतोशी का गायब हो जाना शायद इसी विचार को जिंदा रखने की एक रणनीति थी। हो सकता है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता खुद सोच सकते हैं। हाँ, कि अगर कोई वित्तीय प्रणाली सच में सरकारों या बैंकों के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो जाए, तो उसे समाज के लिए कौन सी नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, या फिर कौन से नए अवसर खुल सकते हैं।